नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूटेडिया बिहार करंट अफेयर मार्केट के अंदर आ चुकी है और इसके अंदर करंट अफेयर को जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के लेटेस्ट डाटा के साथ इस पुस्तक में कवर किया गया है। साथियों, इस पुस्तक की प्रासंगिकता की बात करें तो इस पुस्तक में बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं संचालित होने वाली है उन सभी परीक्षाओं में इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा इसमें संभावना बनती है। और ख़ासकर 70 बीपीएससी जो कि दिसंबर 2024 में संचालित होने वाली है, उन एग्ज़ाम में इस पुस्तक से तकरीबन 6 से 7 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा चलाए जा रहे सभी सीरीज से ज़्यादा अभ्यर्थी क्या हो, लाभान्वित हो सके। तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और इस पुस्तक की बात करें तो इसमें 13 प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इसमें बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को भी कवर किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला इस पुस्तक की सेशन है फटाफट 100.com से हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार किया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? सारण बना है। साथियों, सारण का मुख्यालय कहाँ है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? जमुई जिला में। भारत में पहली बार किस राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया? तो भारत। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो एम्स पटना बना है। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो सविता महतो, जो कि छापरा की है। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्ष में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी सूची से बाहर आए हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को परीक्षा में आने की संभावनाएं बनती है। आगे की तरफ देखेंगे। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है। 33.76% आबादी क्या है? बिहार में गरीब है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो बिहार लिया है। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो पटना नगर निगम। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पटना में रखी गई है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? बिहार। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ई पिंडदान ऐप को बनाया गया है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में
सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। भारत के पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बना है? TNB कॉलेज भागलपुर में बना है। कौन कॉलेज? पहला टिश्यू कल्चर लैब बना है, TNB कॉलेज भागलपुर। भारत के सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पे रखा गया है? गया में रखा गया है। सबसे बड़ा धर्मशाला जो कि भारत का है, इसका आधारशिला कहाँ पे रखा गया है? मुख्यमंत्री द्वारा गया में। किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार ने किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? पटना में। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे अंतिम। और स्कोर उसमें बिहार को क्या मिला है? 57 मिला है। और अगला इसमें सीरीज है बदलता बिहार। बदलता बिहार के अंदर हम लोग उसके अंदर जितने भी घटनाएं घटित हुई है उसको हम लोग अब कवर करेंगे। तो इसमें बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन जो 11 से 20 नवंबर के बीच होने वाली है वह कहाँ पे होगी? राजगीर में होगी। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 6 देश इसमें भाग ले रहे हैं। कौन कौन है? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड इसमें शामिल हो रहे हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो शरद कुमार ने इसमें रजत पदक हासिल किया है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को एक साथ मर्ज करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मार्च 2025 तक। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो 9 से 14 वर्ष तक के बालिकाओं को किया जाएगा। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितने मुआवजा देगी? 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी FIR किस पुलिस थाने में दर्ज किया गया है? तो गया राजकीय रेल पुलिस थाना में किया गया है, जो कहाँ है? गया में है। केंद्र सरकार ने बिहार की पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो 2400 मेगावाट की स्वीकृति दिया है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिसंबर 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? कौन क्लिनिक? स्टोमा क्लिनिक। तो IGIMS पटना में इसका ये ओपन हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर यह जुर्माना पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था या थी? श्रेयसी सिंह। ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। किनको? श्रेयसी सिंह। ये श्रेयसी सिंह क्या है? बिहार के BJP से विधायक भी है, संभवतः जमुई की है। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। तो क्या करेगा? मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में संचालित करेगा बिहार भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? शरद विवेक कुमार को घोषित किया गया है, जो कहाँ के हैं? सिवान के हैं। बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? अमृतलाल मीना को बनाया गया है। BPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? तो परमार रवि मन्नू भाई है। कौन है? परमार रवि मन्नू भाई है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 2। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन है? पटना और पूर्णिया और बक्सर और भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। भगवान शिव के 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? सरसई सरोवर कहाँ किस जिला में है? हाजीपुर में है। सरसरोई सरोवर एक जगह है जो कि हाजीपुर में है, वहीं पे भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ब्रिटेन गए थे। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर में कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? 245 रुपये। पहले 228 रुपये मिलते थे, अब कितना हो गया है? बढ़कर 245 रुपया हो गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की गरीब परिवार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 4 स्थलों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी को इसमें शामिल किया गया है। बिहार का पहला ODF प्लस मंडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है, जो किस जिला में? भागलपुर जिला में इस्माइलपुर प्रखंड है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? तो शेरपुर जगह है, मुजफ्फरपुर जिला का शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल का संचालन किया जाएगा। बिहार के किस गांव में पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बाबर चौक गांव बांका को विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो SKMCH मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा में किया जा रहा है। बिहटा कहाँ है? पटना में है। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? GPO पटना में खोला जाएगा। बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीला एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हाजीपुर वैशाली में किया गया। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस जिले में? गरुड़। तो भागलपुर में गरुड़ की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिला में खोला गया? पटना में खोला गया। साथियों, साइबर थाना की बात करें तो बिहार में टोटल 43 साइबर थाना है। वहीं पुलिस थाना क्या है? 40 है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो सोन नदी में दिया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा में खोला जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है ट्रैफिक पार्क। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? बरौनी में कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है। सात निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? 7 निश्चय प्रथम के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। 2 योजनाओं को बिहार सरकार ने, जो कि 7 निश्चय प्रथम के द्वारा संचालित किया गया है, उसको पूर्ण रूप से अचीव कर लिया है। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान
की स्थापना कहाँ किया जाएगा? डुमराव बक्सर में किया जाएगा। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ पे शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय कैमूर में शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज, कौन खनिज? ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास में पुष्टि हुई है। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे का शुरुआत हुआ है? तो शेखपुरा से। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो सराय रंजन समस्तीपुर में किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री की संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा किया है? 10,000 रुपये। और आगे की तरफ हम लोग फिर मूव करेंगे। इसमें देखेंगे बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? 9 नवंबर को हुआ था। विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को हुआ था। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो समस्तीपुर में वहीं पे खोला गया है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो मीनाक्षी बनी है, जो कहाँ की रहने वाली है? तो समस्तीपुर की रहने वाली है। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? रानीगंज अररिया में। तीसरा बन रहा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज अररिया। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? सहरसा में खुलेगा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पे खुलेगा? CIPET भागलपुर में खुलेगा। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो भाव्या। किस योजना के तहत? भाव्या योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म है। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपये कर दिया गया। पहले कितना था? 1 लाख था। बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? 29,095.42 करोड़ लगाया गया है। वहीं GSDP का कितना प्रतिशत में कितना है? 2.98% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार भ्रमण किया है? तो अमेरिकी टीम ने बिहार का भ्रमण किया है प्रीपेड मीटर को देखने और समझने के लिए। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया है? 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। पान का विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिदुपुर वैशाली दिया गया है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब इसमें विकसित किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नीति को लाई है? बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। PM ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रॉनिक्स बसें परिचालन के लिए दी जाएगी? 400। वित्तीय वर्ष 2023-24 में से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? 4 करोड़ कर दिया गया है। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी है? 3 है। अभी हाल ही में नागी नकटी को दिया गया और एक 2000 में दिया गया था कांवर झील को, जो कि बेगूसराय में है। बूढ़ी गंडक नदी से निर्मित यह झील है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 27। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 13.07 करोड़ हो गई है।
जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 953 है। बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के प्रचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों का निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 3 होटलों को स्वीकृति मिली है। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? 4। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वरी पाठक को सम्मानित किया गया है। बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय के क्या थे? उन्हीं का इनिशिएटिव था, उन्हीं का स्कीम था, जो कि 2016 में इसको प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारतवर्ष में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? तो 5040 करोड़ इसमें आवंटन किया गया है। अब इसके हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे, जो कि दूसरा भाग है बिहार संपादकीय समाचार, उसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला है बापू टावर। और बापू टावर के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे, और इसका स्रोत क्या है? आईपीआरडी, जो बिहार सरकार का ऑथेंटिक स्रोत है। इसको हम लोग देखेंगे। बापू टावर के बारे में स्मरणीय तो तथ्य है, उसको एक जगह यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट यानी कि 101.87 फीट है। यह शंकुकार भवन है। इसका शेप कैसा है? शंकु की जैसा है। और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट: विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो बिहार से संबंधित जितने समाचार पत्रों है उसमें इसकी ऊंचाई कितना बताया गया है? 120 फीट, लेकिन यहाँ पे दिया गया 102 फीट भी दिया गया। आपको ऑप्शन के हिसाब से इसमें सिलेक्ट करना होगा। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंग में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप है, उसके बारे में 5 रैंप की विशेषता क्या है उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। रैंप 1, गांधी जी को रैंप 1 गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि के बारे में दिया गया है। रैंप 2 में द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है उसके बारे में इसमें है। रैंप 3 में है गांधी जीना वार्ता, शिमला समझौता, नुआखली यात्रा आदि के बारे में है। और रैंप 4 में है बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात। और रैंप 5 है गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी का अड़कन इत्यादि। गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत और गांधी जी का अड़कन इत्यादि। अगला टॉपिक है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। कौन है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024? इसका स्रोत क्या है? डाउन टू अर्थ से सभी तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी किया है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया था। कितने जिलों के? 28 जिलों के आर्द्र भूमि को इसमें सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। इसमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है।
कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एडजुटेंट कमान, पोचार्ड, सारस, क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डॉक इत्यादि पक्षी इसमें है। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण से खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। अगला प्रकरण है बिहार में रामसर स्थल। इसका भी स्रोत क्या है? डाउन टू अर्थ है। अभी इस साल बिहार के नए दो स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है, उसको देखेंगे। बिहार के दो आर्द्र भूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल कितने हो गए रामसर स्थल? 3 हो गए हैं। इस साल 2 शामिल किया गया, पहले से 1 था और अब 2 और बढ़ गया, कुल कितना हो गया है? 3 हो गया है। नागी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झांझा वन रेंज में स्थित है। कौन वन रेंज? झांझा। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7844 पक्षी देखे गए हैं। 1994 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नकटी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वाल्गो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। 1984 में इस आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया है। कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी पर, किस नदी पर है? बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील है। किसकी? एशिया में सबसे बड़ी ऑक्सबोल लेक कौन है? तो कांवर झील है। ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रकरण है श्री सुशील मोदी से संबंधित है। श्री सुशील मोदी का अभी हाल ही में वो दिवंगत हो गए हैं, उनकी के बारे में, और इसमें स्रोत दिया हुआ है दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान से स्रोत को लिया गया है। देखेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1952 पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार में से विधानसभा के लिए चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1990 में, जो कि वर्तमान कुम्हरार विधानसभा है। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 13 तक और 2017 से 20 तक वे बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पद को सुशोभित किए थे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए वे चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी थी। कौन पुस्तक का नाम क्या था? लालू लीला। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन से हैं? क्या बिहार भी असम बनेगा, और दूसरा है आरक्षण। अगला टॉपिक है पटवा टोली एक गांव का नाम है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स इसका क्या है? स्रोत है। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव जो IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं।
गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पाटवा ने गांव को प्रेरित किया और वृक्ष वेदन संस्था, कौन संस्था का नाम है, वृक्ष वेदन संस्था से छात्रों को मदद मिल रही और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पाटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है, वीवर्स ऑफ होप को क्या मिला है, यूनेस्को पुरस्कार मिला है। यही प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। इस फिल्म का जो निर्देशन है सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार के विश्वविद्यालय के मदद से किया है। अगला टॉपिक है सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। स्रोत क्या है, बिहार विधानसभा इसका स्रोत है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्ती की जाएगी। उससे जांच की अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे का अधिकारी नहीं करेंगे और इससे जितने भी जांच होगा पुलिस उपाधीक्षक के पद के नीचे के अधिकारी इसको जांच नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्यों में हो। 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। और तीसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान क्या है, कंडीशन है 3.50 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। और 4 करोड़ रुपए 25% जो भी कम हो और न्यूनतम शूटिंग 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका आदि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान का अधिकतम 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिकों या शो के लिए सब्सिडी भी होगा। 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 25 दिवसों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTT के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक का निर्माण लागत 25% हो और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50%। राज्य में शूट के 30 दिवस 3 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70%
या राज्य में शूट के 60 दिवस। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसका स्रोत है IPRD बिहार। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये एवं 2024 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त है परियोजना का 25% और दूसरा है परियोजना का 50% और तीसरा किस्त है परियोजना के 25%। जब पूरा तृतीय किस्त में परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा और आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष तक के बीच होना चाहिए। लाभुक जो भी इससे लाभान्वित जो व्यक्ति होंगे उनकी परिवार के प्रति माह 6,000 रुपये से कम हो। उनकी प्रत्येक मंथ उनका आय क्या हो, 6,000 रुपये से कम हो, वहीं इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। अगला है नीतीश डिवाइस। क्या नाम है? नीतीश डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका स्रोत है दैनिक जागरण, जो समाचार पत्र है उससे इस खबर को लिया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है, जिसका नाम है नीतीश। इसका फुल फॉर्म क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें आगे देखेंगे क्या है, इसमें इसके मुख्य विशेषता क्या है नीतीश डिवाइस की। यह एक पेडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संकेत के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करेगा। नोट, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। किसके लिए नहीं बना है? भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजता है। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट करेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे और लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता है। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति 2023। स्रोत है IPRD बिहार। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 को अगले 5 वर्ष तक की इसकी प्रभावी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों को अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद का क्या होगा? प्रोत्साहन राशि होगा। यात्री और माल वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर
में 50% का क्या होगा, छूट होगा। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये होगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन का कर में 75% की क्या होगी, छूट दी जाएगी। जुलाई 2000 इसका अगला पॉइंट है, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। अगला टॉपिक है बिहार आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में एक नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक क्या होगी, लागू होगी। इस नीति के क्या प्रावधान है उसको हम लोग यहाँ पे एक नज़र में देखेंगे। यह आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र के कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो वही होगी। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इसका स्रोत है बिहार विधानसभा। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 पर का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर क्या होगा, शिकंजा कसा जाएगा। इसके संबंधित मुख्य विशेषता क्या है? यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किस व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। अगला है आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना, पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं। ऐसा अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। अगला है बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024। इसका स्रोत है बिहार विधानसभा से स्रोत है। इसमें देखेंगे राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये, डिफ़ॉल्ट के लिए बाद के महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। बिहार नई पर्यटन नीति 2024। बिहार की जो पर्यटन नीति 2024 में पास हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इसका स्रोत है IPRD बिहार।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। क्या करना है? राज्य में विश्व स्तरीय क्या करना है? पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसको क्या करना, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, निर्माण करना है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे। 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% का अनुदान होगा और अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपया होगा। 10 करोड़ रुपया होगा। 50 करोड़ से ऊपर के निवेश में 25% क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा और इसका मैक्सिमम जो सीमा है क्या है, 25 करोड़ है। न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर एवं पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। अगला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसका स्रोत है IPRD बिहार। बिहार राज्य के बेरोजगार युवा और युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसकी अर्हता क्या क्या है? आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उससे उत्तीर्ण होना चाहिए जो भी आवेदक होगा। उनकी आयु क्या होना चाहिए? 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा PBT लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। आवेदक अपने जिले में ही स्थापना कर सकते हैं। जो भी इसमें जो आवेदक होगा वो भी जो भी स्टार्टअप अपना करेंगे उसमें क्या होगा, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे। इसमें वित्तीय सहायता कितना मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे। आवेदक को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना के 50% अधिक 5 लाख रुपये तक अनुदान तथा शेष 50% यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसमें 10 लाख जो वित्तीय सहायता मिलेगा उसमें से क्या है 50% यानी कि 5 लाख रुपये सब्सिडी है और 5 लाख रुपये जो शेष बचा उसमें 1% के ब्याज के साथ उसको क्या करना, भुगतान करना होगा। और यह जो 10 लाख की जो राशि है उसको वित्तीय सहायता के रूप में जो दिया जाएगा उसको 3 किस्तों में दिया जाएगा। अगला है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। इसका स्रोत है IPRD बिहार। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। इस नीति के अंतर्गत क्या प्रोत्साहन उसको हम लोग देखेंगे। पूंजी निवेश अनुदान, अस्थायी पूंजी निवेश का 20%, अधिकतम 25 करोड़ रुपये। कुल ब्याज अनुदान यानी कि ऋण का 10% या वास्तविक ब्याज दर का अधिकतम 60 करोड़ रुपये। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन। और आगे देखेंगे, इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे। कौन कौन निम्नलिखित ढांचा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड A वेयर हाउस, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड चेन सुविधा। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र है। इसका स्रोत है नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसके बारे में दिया गया है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। यह पेपर नीति आयोग के UNDP के सहयोग से तैयार किया है। नीति आयोग ने इस जो पत्र है
किसके सहयोग से तैयार किया है? यूएनडीपी के सहयोग से। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 19 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति नीचे दिया गया है। बिहार में 3.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार के हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया गया है। बिहार हेड काउंट अनुपात प्रतिशत में नीचे दिया गया है। 2005 से 6 में कितना था? 78.28। 15 से 16 में 51.89 और 19 से 21 में 33.76 और 22 से 23 में अनुमानित है 26.59। यह क्या है? अभी अनुमानित है, एक्चुअल डाटा अभी नहीं है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में 2.2 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? बिहार का है। जनसंख्या अनुपात का अर्थ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023, इसमें एक नज़र से देखेंगे, इसका स्रोत क्या होगा? नीति आयोग ही होगा। नीति आयोग ने MPI यानी कि पॉवर्टी इंडेक्स का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 1921 के आधार पर क्या तैयार किया गया है। इसमें है नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष यानी कि 13 से 14 और 22 से 23 में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्ष 2013-14 में 56.34 आबादी, जबकि 22-23 में तक गरीबों का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज़्यादा गरीब घटने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। सबसे तेज़ी से गरीबी पूर्वी चंपारण और सीवर में कम हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, स्रोत क्या रहेगा इसका? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका स्रोत रहेगा। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नील आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। श्रेणी फर्स्ट और जनसंख्या 10 लाख की श्रेणी है। शहर कौन है? पटना है। रैंक क्या मिला है? 10 और फाइनल अंक कितना है? 176। श्रेणी 2 यानी कि जिस जनसंख्या क्या है 3 से 10 लाख तक है, उसमें शहर कौन कौन सा है? शहर है गया, उसको रैंक है 8 और फाइनल अंक 185.5। और दूसरा है मुजफ्फरपुर, रैंक है 32 और अंक है 147.4। और श्रेणी 3 यानी कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर है। शहर क्या है? पटना साहिब, रैंक है 40, अंतिम है यानी कि फाइनल अंक 102.6 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 को प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत की सबसे स्वच्छ शहर की खिताब जीता। वहीं बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार देश में 15वें स्थान पर है स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। पटना बिहार के सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल में 262वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इससे संबंध अगला फैक्ट देखेंगे। पटना ने 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने 9500 में से 6320.9 अंक हासिल किया है। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार के पहला शहर के प्रमाण मिले हैं। बिहार को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ODF मुक्त शहर के लिए खुले शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। पटना की सबसे
पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6वां स्थान हासिल किया है और 70.10 अंक हासिल किया है। और अन्य शहर का ओवरऑल प्रदर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उस शहर और दूसरे तरफ रैंक है, उसको देखेंगे। गया है, गया को 272 अंक मिला है। बक्सर है 299 और खगड़िया 434। अगला टॉपिक है SDG सूचकांक 4.0 यानी कि 23-24 का सूचकांक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसका स्रोत क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग ही SDG सूचकांक जारी करता है। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसका क्या है आदर्श वाक्य? विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया जाता है। राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। बिहार का प्रदर्शन इसमें क्या है उसको हम देखेंगे। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। 2020-21 में बिहार का स्कोर क्या था? 52 था। बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में 50 से 60 में रखा गया है। बिहार SDG में 39 अंकों और SDG 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है, सबसे क्या है नीचे है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे कितने? 41%। 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे क्या है? 42.9%। बिहार का मृत्यु दर क्या है? 118 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु क्या है? 30 है। जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 69.5 वर्ष है। जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है? 9.8 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय क्या है? 100% है, यानी कि बिहार में शौचालय के जो अचीवमेंट है क्या है? 100% है। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी कितना है? 88.26% है। SDG 1, 2, 4 और 5 में 13 में बिहार का स्कोर कितना है? 50 से नीचे है। अगला टॉपिक है ग्रीन बजट 2024-25। स्रोत क्या है? बिहार वित्त विभाग इसका स्रोत है। बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार जो 20-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करते हुए क्या बन गया? भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4546 के आसपास आर्द्र भूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र जो इसके भूमि का क्षेत्र का 14.75% है। बिहार में वन का कितना एरिया है? 13,896 वर्ग किलोमीटर। और वहीं इसकी जो कुल भूमि है उसके प्रतिशत में बात करें तो 14.75% क्या है? जो वन क्षेत्र से आच्छादित है। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधों में पाया जाता है जो 2021 में 56.8 मिलियन टन था। मृदा कार्बनिक कार्बन SOC में कार्बन की अधिकतम मात्रा है जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन का 63.1% है। राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 44.76 निष्कर्षण दर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। BSPCB राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पश्चिमी चंपारण जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ किया जाएगा? हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र पश्चिमी चंपारण जिला में किया जाएगा। ग्रीन बजट 2024-25 का प्रावधान क्या है उसको हम लोग देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन कितना है? तो 13,823.39 करोड़ रुपये होने का क्या है? अनुमान है।
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा क्या है? 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा क्या था? 4.96% था। जो GSDP है जो राज्य का, उसमें ग्रीन बजट का खर्च होने का कितना है? 1.42%, बल्कि 24-25 में कितना होगा? 4.96% 24-25 में होगा। अगला आगे देखेंगे, बिहार में ग्रीन बजट प्रदर्शन 2024-25 के यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में दिया गया, उसको हम लोग एक नज़र सरसरी निगाहों से देखेंगे। इसमें दिया गया है वर्ग आयु योजनाओं की संख्या यानी कि ग्रीन बजट, और कुल हरित बजट यानी करोड़ रुपया में इसको देखेंगे। पहला है ये पूरी तरह समर्पित यानी कि 90 से 100% तक के लिए संख्या कितना है? 90, और आवंटन कितना किया गया है? 6514.08 करोड़ रुपया किया गया है। इसको आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे कुल देखें तो 281 है, यहाँ कुल रुपया खर्चा किया जाएगा 13,823.39 करोड़ रुपया किया जाएगा। राज्य हरित बजट 2024-25 को निम्न रूप में बांटकर प्राथमिकता दी गई है। जो ग्रीन बजट 2024-25 है उसको विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है, और उसमें उसका प्राथमिकता क्या है उसको हम देखेंगे। पहला है हरित अवसंरचना 24.65%, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 19.24%, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 14.83%, सतत भूमि उपयोग 14.0%, जलवायु परिवर्तन संबंध 10.82%, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61%, वायु और जल प्रदूषण 6.1%, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण 3.81%। अगला है बाल कल्याण बजट 2024-25। बाल कल्याण बजट जो जारी किया गया उस 2024-25 को हम देखेंगे। इसका स्रोत क्या है? बिहार वित्त विभाग। बिहार में 2013-14 से बाल बजट की शुरुआत हुई है। पिछले 10 सालों में यानी 13-14 से 22-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च में सालाना 20.25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुल संकेतक है। इसमें संकेतक है पुरुष है महिलाएं हैं, जिसमें शिशु मृत्यु दर क्या है? पुरुष में 26 और महिला में 29। सकल नामांकन अनुपात 2021 से 22 में वर्ग 1 से 8 तक के 95.1 और 97.4 है। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो बाल बजट उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है उसको हम लोग देखेंगे। बिहार के शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 27 प्रति 1000 जीवित जन्मों का हुआ है। साथियों, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर उसको कहते हैं जो जन्मे हुए बच्चे को 1 वर्ष के अंदर में और मृत्यु हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर के अंदर उसको काउंटिंग करेंगे। अर्थात बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं अपने प्रथम बर्थडे के अंदर और कोई किसी शिशु का मृत्यु हो जाएगा तो किसमें काउंट होगा? शिशु मृत्यु के अंदर वो काउंट होगा, यानी 1000 काउंट होता है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित गिरावट आई है, जो 2015 में 12 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6% से बढ़कर 2019 से 20 में 71.71% हो गई है, जो 59.4% अंकों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बिहार में बौनापन यानी इसको ठीकनापन भी बोला जाता है 5-6 में 55.6% से 12.5% अंक घटकर 19-20 में 42.9% हो गया है। NFSH के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 में 43.9% से घटकर 19-20 में 40% हो गई है, जो 2.9% क्या हुई है? गिरावट इसमें दर्ज किया गया है। और यहाँ अगला है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 190.23 लाख रहा है।
जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर पर लैंगिक अंतराल 2015 से 16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में 4.76 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में भी सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। आगे है उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट में 2015-16 में 42.2% और 39.4% अंकों की क्या हुई गिरावट आई है, जो 2022-23 में 2.77% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर 2015 से 16 और 2022 से 23 के बीच गिरावट 40% अंकों की हुई है और 2022-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में क्या है, कम है। छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए 11 नवंबर 2022 को बैगलेस सेफ सेटर लेड की अवधारणा शुरू किया गया है। अक्टूबर 2022 में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठकें शुरुआत किया गया है। बाल बजट एक नज़र में हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों का कुल व्यय 20.5% और वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 447,867.6 करोड़ रुपया हो गया है। इन 10 वर्षों में औसत बाल विकास का व्यय का कुल हिस्सा राज्य बजट का 16% रहा है। इसी अवधि में बच्चों का प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1559 करोड़ रुपये से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 9131 रुपया हो गया है। वर्ष 2022-23 में कुल राज्य बजट में बच्चों का हिस्सा 20.6% रहा। बाल बजट योजना का वितरण 24-25 में देख लेंगे। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय 50%, राज्य योजना 11%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं या प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं 39% हुआ। अगला है वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन। शिक्षा विभाग में 43,364.7 करोड़ रुपये और पंचायती राज में 4300.86 रुपये करोड़, समाज कल्याण में 3176.94 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथियों, लेक्चर को अपना यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला पार्ट में आगे के सभी जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और नया क्या क्या और सीरीज को शुरू किया जाए, इसको आप लोग अवश्य बताइए। धन्यवाद।